जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2 को हम सीखने जा रहे हैं और जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, ये चर क्या होता है और रैखिक क्या होता है और ये समीकरण क्या होता है उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा कि जो हमारे पास चर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ राशियाँ होती हैं हमारे पास। दोस्तों कुछ राशियाँ हैं हमारे पास और राशियाँ दो प्रकार की होती है। दोस्तों एक राशि तो होती है चर राशि और एक राशि होती है अचर राशि। क्या होती है दोस्तों? अचर। अब देखिएगा दोस्तों, चर राशि क्या होती है, जैसे मान लो कि गणित का अंक है 6, इसके साथ में x आ गया, या फिर कोई गणित का अंक है 5, इसके साथ y आ गया, या फिर गणित का अंक है 8, इसके साथ में कोई w आ गया या p आ गया, q आ गया। मतलब चर राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें गणितीय अंक के साथ साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट भी हों, लेकिन वो अल्फ़ाबेट आपस में क्या हों दोस्तों? गुणा में हों। जैसे मैंने यहाँ पर 6x लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। 6x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? 6 × x हम मानेंगे। और मतलब जब कोई चिन्ह नहीं होता दो संख्याओं के मध्य में तो हम उसको ऑब्वियसली गुणा मानते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, चर राशियाँ हमेशा कैसी होती है? अस्थायी होती है। कैसी होती है दोस्तों? अस्थायी। अस्थायी का मतलब ये होगा कि इनका मान हमेशा परिवर्तन होगा। और दोस्तों अब हम चर राशियों को समझते हैं। चर राशि जैसे हमारे गणित के अंक 5, 6, 7, 8, कोई भी गणित का अंक कुछ भी आ सकता है, जैसे 45, 48, 52, जो भी कुछ नंबर हो हमारे पास वो कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास में कैसी राशि? अचर राशि। दोस्तों एक बार फिर समझना, राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक राशि होती है चर और एक राशि होती है अचर। चर राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें गणित के अंक के साथ साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अंक भी हो, उन्हें हम चर राशि कहेंगे। और अचर राशि क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 10, 15, 25, 45 सारी की सारी अचर राशि है। सिंगल नंबर अचर राशि, डबल और गुणा में आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चर राशि। अब देखो, जो अचर राशि होती है वो होती है स्थायी, मतलब इनका मान बदलता नहीं है, इनमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे 5 दे दिया तो 5 का 5 ही रहेगा दोस्तों। लेकिन जैसे यहाँ पर 6x दे दिया ना, तो जैसे x का मान जैसे कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू हमें गिवन कर दी 2 कर दी, तो यहाँ पर x गुणा 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 12। इस प्रकार से इनका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बदल जाएगा। एक बात और समझिए दोस्तों, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया b, तो ये b भी हमारे पास में एक चर राशि होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि कोई गणित का अंक भी होना चाहिए और अंग्रेजी वर्णमाला का अंक भी होना चाहिए। दोस्तों हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे हमारे 1 से गुणा करने का नियम क्या होता है। जैसे मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, या फिर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, या फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, या फिर y को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, w को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, z को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से। देखिएगा दोस्तों, या फिर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कि देखो यहाँ पर 5 एकम 5 आ गया, तो यहाँ पर x को 1 से गुणा करें तो भी कितना आ गया? 1। यहाँ पर 8 को भी 1 से गुणा करें तो 8 आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ w आएगा और यहाँ पर z आएगा और यहाँ 100 आएगा। तो हमें एक बात पता लगी कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, जब मैंने b लिखा है ना, तो इस b के पास भी 1 है, 1 नंबर है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो गया, यानी b मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमें क्या हो रहा है? b शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई सिंगल नंबर होगा ना, तो उसके पास भी हमेशा कोई गणित का अंक होगा। वो गणित का अंक कितना होगा? 1। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर p लिखा हुआ है, तो इस p के पास भी 1 होगा, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होकर वो क्या बन रहा है दोस्तों? p बन रहा है। जैसे एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कोई मेरे पास में मान लो कि ये w है, तो इस w के पास भी जो गणित का अंक होगा दोस्तों वो कितना होगा? 1, क्योंकि ये 1 बार w लिखा हुआ है। दोस्तों ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए, तब जाके हम अच्छे से हमारे सवालों को सोल्व कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, अब थोड़ी बहुत और बात समझते हैं कि कुछ पक्षांतरण के नियम होते हैं। जैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी, जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। दोस्तों समझिएगा कि कुछ हमारे पक्षांतरण के नियम होंगे। पक्षांतरण। अब दोस्तों ये पक्षांतरण क्या है, पहले हमें इसको समझना होगा। वैसे आप लोगों को आता होगा, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष, मतलब 2 पक्ष होते हैं। एक तो हमारे पास में ये पहला पक्ष, ठीक है, पहला पक्ष, और फिर हमारे पास एक होगा दूसरा पक्ष, ठीक है, दूसरा पक्ष। और इन दोनों पक्षों के बीच में एक होगा बराबर का साइन। मतलब पहले पक्ष को तो हम, पहला जो पक्ष रहेगा उसको बोलेंगे L
एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरा पक्ष होगा ना उसको हम बोलेंगे आर एच एस। ये पक्ष तभी होंगे दोस्तों कि जब हमारे पास में बीच में बराबर का चिन्ह होगा। अब देखिएगा दोस्तों, समझिएगा कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई प्लस की वैल्यू है, ठीक है, और उसको बराबर के जब मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, दूसरे लेके जाने का मतलब मैं उसको दूसरे भेज रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ, उसका ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो प्लस का ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में। इसी प्रकार से देखो दोस्तों, मेरे पास कोई प्लस वाली वैल्यू थी, उसका पक्षांतरण हुआ माइनस में, माइनस का पक्षांतरण कहाँ होगा दोस्तों? प्लस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काम आएंगे हमारे सवालों के अंदर, तो इसको हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है, ध्यान देना है हमें। और दोस्तों इसी प्रकार से कोई गुणा वाली वैल्यू है, और गुणा का जो पक्षांतरण हम करेंगे वो कर देंगे भाग में, और जो भाग वाली जो वैल्यू होगी दोस्तों उसका पक्षांतरण होगा गुणा में। दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसको समझिएगा कि प्लस तो माइनस में हो रहा है और माइनस प्लस में हो रहा है, गुणा भाग में और भाग गुणा में। दोस्तों देखिएगा हमारा जो पहला सवाल हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल है हमारा कि बोल रहा है कि x - 2 = 7। अब दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें हल करने समीकरण, और हल करने पर हमें जो भी चर दे रखा है ना उसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर चर दे रखा है हमें x, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि x दे रखा है, तो x को पकड़ना होगा, और पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, और बराबर के बाद कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 7। देखो दोस्तों अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा दिया हुआ था वैसा का वैसा मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो दोस्तों x को अकेला रखना है, और यहाँ पर इसके पास 2 भी आ रहा है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे, मतलब इसका हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे -2 का। और देखो -2 का पक्षांतरण दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2, तो x = 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 9। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, तो दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दे रखा है y + 3 = 10। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे, और y का मान निकालेंगे तो y को पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? हमेशा बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर के चिन्ह के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 10 लिखा हुआ है, 10 का 10 लिख देंगे। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर y हमें अकेला चाहिए, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस में, और इसका हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। दोस्तों प्लस का पक्षांतरण कहाँ होता है? माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, और y = 10 में से जब 3 चला जाएगा कितना जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में? 7। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है, ये बोल रहा है कि 6 = z + 2। अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर देखना, अभी तक हमने सीखा था कि हमारा चर इस तरफ था और अचर इस तरफ था। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, अभी सिर्फ क्रम बदल रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ। 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको क्रम बदल के भी कर सकते हैं। तो पहले मैं क्रम बदल के कर रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं पहले पक्ष को मतलब दूसरे पक्ष को पहले लिख रहा हूँ, और पहले पक्ष को दूसरे पक्ष को बाद में लिख रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखना कि z + 2 = 6। मैंने अभी तक कोई पक्षांतर नहीं किया दोस्तों, अभी तक मैंने इसके पक्ष बदले हैं, पक्ष को मैंने चेंज कर दिया है। अब देखो दोस्तों मैं किसको पकड़ूंगा? z को। तो मैंने z को पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह आएगा ही आएगा। अब देखो दोस्तों ये प्लस का 2 है, इस प्लस के 2 का पक्षांतरण होगा, तो पक्षांतरण होने के बाद ये दूसरे पक्ष में आएगा। तो देखो प्लस का पक्षांतरण होता है माइनस में, तो माइनस का 2, तो ये z बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4, और इसका 4 आंसर आ गया। इसी सवाल को दोस्तों हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो दोस्तों वापस में तीसरा सवाल ले रहा हूँ। तो तीसरा सवाल हमारे पास क्या दे रखा है? देखो तीसरा सवाल एक बार फिर करते हैं दूसरे तरीके से। ये दे रखा है 6 = z + 2। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, हम z को यहाँ पकड़ लेंगे, ये पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में हम क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह। तो बराबर का चिन्ह दोस्तों मैंने लगा दिया, और बराबर के चिन्ह के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 6 लिखा हुआ है, तो मैंने 6 लिख दिया। अब देखिएगा दोस्तों इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 का पक्षांतरण कहाँ होता है? ये प्लस वाला है, तो 2 का पक्षांतरण करेंगे 6 की तरफ भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो z बराबर कितना आ गया दोस्तों? 4। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कुछ और थोड़े बेसिक प्रश्न हम करते हैं। तो यहाँ पर देखना चौथा सवाल अगर हम लेते हैं, तो चौथा सवाल हमें गिवन है दोस्तों। जो चौथा सवाल दे रखा है, हमें दे रखा है कि 3/7 + x = 17/7। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 पक्ष है हमारे पास, तो मैंने x को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह के बाद कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 17/7, ये मैंने लिख दिया दोस्तों। अब देखना यहाँ पर 3/7 है, ये प्लस में, इसका पक्षांतरण करेंगे हम, और पक्षांतरण प्लस में तो किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में, तो माइनस में लिख दूंगा यहाँ पर 3/7।
7। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना, भिन्नों का भाग करना, ये हमें आता होगा। और नहीं आता तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो चीज़ भी आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जब यहाँ पर हर समान, या फिर हम एक काम कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखो 7 और 7 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, ये देखो एक बार चला गया और ये भी एक बार चला गया, तो एलसीएम भी कितना आया इसका 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7। अब देखना दोस्तों क्या करते हैं कि नीचे का तो जो नीचे वाले, देखो इसको ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। तो हमने हरों का तो लेंगे एलसीएम, हरों का एलसीएम लेने पर कितना आ गया हमारे पास में 7। अब जो नीचे वाली संख्या है ना और ये नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है, मतलब 7 में 7 का भाग देंगे हम दोस्तों, कितना आ रहा है 1। अब जो ये 1 आया है इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 17 एकम 17, माइनस का माइनस, देखो फिर यहाँ पर कितना है 7, मतलब नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। नीचे क्या है हमारे पास में 7/7 और इसमें किसका भाग देंगे 1 का, तो इसमें भाग मतलब 7 का भाग दिया कितना आ गया 1। और जो 1 आया उसको अंश से हमें गुणा करना है, मतलब हरों का एलसीएम लेना है और हरों में भाग देना है और अंश से उसको गुणा करना है दोस्तों। ये भिन्नों का जोड़ है, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये कितना हो गया, जब 17 में से जब 3 चला जाएगा तो कितना आ गया 14, और 14 में हम 7 का डिवाइड देंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2, तो इसका 2 आंसर आ गया। दोस्तों हम 5वां प्रश्न करते हैं। दोस्तों जो हमें छठा सवाल गिवन है वो दे रखा है हमें 6x = 12। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी किसको पकड़ना है, x को पकड़ना है, तो x को हमने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, और बराबर के बाद कितना लिखा हुआ है दोस्तों 12 लिखा हुआ है, तो लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखिएगा x अकेला नहीं है, ये गुणा में है। अभी हमने सीखा था कि जब दो संख्याओं के मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम इसे गुणा मानते हैं, तो ये 6 के गुणा में है, तो हमें गुणा का पक्षांतरण करना है दोस्तों। और गुणा का पक्षांतरण हम जानते हैं कहाँ होता है, भाग में। तो देखो गुणा का पक्षांतरण होता है भाग में, तो बट्टे में क्या आ गया 6। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जब 12 में जब 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, तो इसका आंसर भी कितना आ गया दोस्तों 2। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, छठा सवाल लेंगे हमारा। तो दोस्तों देखिएगा छठा सवाल क्या दे रखा है हमें कि t/5, तो छठा सवाल दे रखा है दोस्तों हमें कि t/5 = 10। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर भी हम दो पक्ष हैं हमारे, तो t को पकड़ लूँगा, तो मैं t को पकड़ लिया मैंने। पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों 10 लिखा हुआ, तो मैंने 10 लिख दिया। अब देखना दोस्तों ये t यहाँ अकेला नहीं है, इसके भाग में कितना आ रहा है 5। तो देखो दोस्तों भाग का जो पक्षांतरण करते हैं वो गुणा में करते हैं, तो 5 का पक्षांतरण करेंगे, मतलब 5 का जो पक्षांतरण करेंगे भाग में तो किस में हो जाएगा दोस्तों गुणा में, और गुणा में कितना आ गया 5। तो t बराबर कितना आ गया दोस्तों 50, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। इसी प्रकार से हम 7वां सवाल करेंगे। दोस्तों देखिएगा 7वां सवाल जो हमें गिवन है वो दे रखा है हमें 2x/3 = 18। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी दो पक्ष है, तो मैं किसको पकड़ूंगा, x को मैंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में क्या है दोस्तों बराबर का चिन्ह, और बराबर के चिन्ह के बाद में देखो दोस्तों हमें क्या करना है कि ये 2 क्या है गुणा में। देखो x अकेला नहीं, ये 2 के गुणा में, तो ये तो गुणा का पक्षांतरण हो जाएगा भाग में, और देखो बट्टे में क्या है 3, यानी भाग में क्या है 3, तो भाग का पक्षांतरण होगा दोस्तों गुणा में, तो गुणा 3 आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि 18 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है दोस्तों 9 बार, तो यहाँ 9 बार कट गया, और मल्टीप्लाई 3, और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ गया दोस्तों 27, तो 27 क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहेगा दोस्तों पक्षांतरण करना है और आंसर हमें निकालना है। इसी प्रकार से अगर 8वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 8वां प्रश्न दे रखा है 1.6 = y, और यहाँ पर 1.5। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो चर है वो दूसरे पक्ष में गया, तो मैं इसको यहाँ पर इसका क्रम बदल लेता हूँ दोस्तों। पहले भी क्या था इस सवाल, तो मैंने क्रम बदलता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको y/1.5 = 16। दोस्तों बात वही है, मैंने बस क्रम बदले हैं, इसका पहला पक्ष दूसरा पक्ष कर दिया, दूसरा पक्ष पहला पक्ष कर दिया। तो यहाँ पर भी हम y को पकड़ेंगे तो y = 1.6, लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों y अकेला नहीं है, भाग में कितना है 1.5, तो इसका देखो भाग का पक्षांतरण कहाँ होगा दोस्तों गुणा में, तो इसको गुणा कर देते हैं 1.5। अब देखिएगा दोस्तों कि 1.6 को 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो कैसे आएगा दोस्तों 5 6 30, 5 एकम 5, 5 और 3 8, और यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे 6 एकम 6, 1 एकम 1, और यहाँ पर 0, और ये कितना हो गया 14, और ये हो गया 2। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉइंट बाद में चिन्ह, मतलब एक संख्या बाद में चिन्ह, तो कुल 2 संख्या बाद में चिन्ह पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा 2 संख्या बाद में भी यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा यहाँ पर आंसर कितना आ गया दोस्तों 2.40। ये क्या रहेगा हमारा इसका आंसर दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम 9वां प्रश्न करेंगे तो देखिएगा 9वां प्रश्न क्या है।
नवा प्रश्न हमें गिवन है, ये दे रखा है नवा प्रश्न 7x - 9 = 16। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, x को पकड़ लेंगे। ये मैंने x को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 16 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। अब देखो ये 9 है, ये माइनस में, तो माइनस का पक्षांतरण तो होगा प्लस में, तो प्लस का 9। और देखो यहाँ पर x अकेला नहीं है, 7 के गुणा में, तो गुणा का पक्षांतरण किस में होगा दोस्तों, भाग में, तो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिएगा दोस्तों x बराबर, अब जब मैं 16 और 9 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 25 और 25/7। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 25 में 7 का भाग जाता नहीं, तो यहाँ पर ये 25/7 ही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार से मैं करता हूँ दोस्तों 10वां प्रश्न। तो दोस्तों 10वां प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न हमें गिवन है 14y - 8 = 13। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, y को पकड़ लेता हूँ, तो मैंने y को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है 13, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर r देखो माइनस का है, तो इसका पक्षांतर होगा तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। लेकिन यहाँ पर y अकेला नहीं है, 14 के गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर होगा भाग में। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर देखो कि 14 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21/14। अब देखो 14 के पहाड़े में 21 भी आते हैं और 7 के पहाड़े में 21 भी आते हैं और 14 भी आते हैं, तो 7 के पहाड़े से हम काट देंगे, 7 या 21 और 7 दूनी 14। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 11वां प्रश्न हमें गिवन है, 11वां प्रश्न दे रखा है हमें कि 17 + 6p = 9। दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, p को पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखना दोस्तों p = 9। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 17 प्लस में, इसका हम जब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का पक्षांतरण होगा माइनस में, माइनस का 17। और यहाँ पर दोस्तों p अकेला नहीं है, 6 के गुणा में, तो गुणा का पक्षांतरण होगा भाग में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा p बराबर, अब देखो 7 में 17 जाएंगे नहीं, उल्टा काम कर देंगे, 17 में से क्या घटा देंगे, 9 में से 17 जाएंगे नहीं, और तो हम उल्टा काम करेंगे, 17 में से 9 घटा देंगे। जब घटा देंगे दोस्तों कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास -8/6। और यहाँ पर देखो 2 की टेबल से कट रहा है, तो ये -4/3। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 12वां प्रश्न में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा दोस्तों 12वां प्रश्न है और हमें गिवन है कि x/3 + 1 = 7, 15। देखिएगा दोस्तों ये 12वां प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे समझना दोस्तों इसको। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी दो पक्ष है, LHS और RHS। तो यहाँ पर इसको पकड़ लेता हूँ मैं, x/3 को मैं पकड़ लेता हूँ दोस्तों, मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, बराबर की बात क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 7/15, तो मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 1 प्लस का है, तो इसको माइनस का, ये हो गया -1। दोस्तों ये भिन्न संख्या है, तो ये भी भिन्न संख्या होनी चाहिए, और इसके बट्टे में अगर 1 लगा दो तो ये भिन्न संख्या बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे कि x/3 बराबर, अब देखो इन भिन्नों को सोल्व करना है, घटाना है, तो मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम किस किस का लूँगा दोस्तों, मैं 1 का और 15 का। दोस्तों 15 का और 1 का मैं क्या लेता हूँ दोस्तों, एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग है, 3 पंजे 15। अब किसका भाग जा रहा है दोस्तों, 5 का, तो 5 एकम 5 और 1 एकान छोड़ देते हैं, और 5 दिया दोस्तों कितना हो गया 15। एलसीएम लेना दोस्तों हमें आना चाहिए, भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटा में आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कितना आ गया 15, तो यहाँ 15 लिख दिया। अब देखो हर ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, देखो 15 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, और 1 को किससे गुणा कर देंगे, अंश से, मतलब 7 एकम 7, माइनस का माइनस करेंगे कि 15 में हम 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और जब 15 बार जाएगा तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा हमें 15 से, तो इसको 15 से गुणा करेंगे। दोस्तों कितना आ गया यहाँ पर 15। देखिएगा ये x/3 बराबर, अब देखो 7 में से 15 जाएंगे नहीं, उल्टा काम करेंगे, तो 15 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8/15। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये भी एक भिन्न संख्या है, ये भी एक भिन्न संख्या, और बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको x को पकड़ लूँ, x बराबर -8/15। और यहाँ पर देखो ये x अकेला नहीं है, ये किस में, भाग में, तो भाग का पक्षांतर कहाँ होगा दोस्तों, गुणा में।
तो मैंने कर दिया। अब देखो 3 के पहाड़े में 15 कितने बार आते हैं, 5 बार। दोस्तों देखिएगा हमारे पास जो आंसर आएगा -8/5, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, बाय बाय।